नमस्कार। एक नई सुबह की शुरुआत के साथ नया सवेरा का ये बहुत ही खास अंक लेकर हम हाजिर हैं। खास इसलिए क्योंकि अगले 1 घंटे में होंगी देश और दुनिया की तमाम ताजा तरीन अपडेट्स और आपके साथ अगले 1 घंटे तक रहूंगी मैं जया सिन्हा और भावना। धन्यवाद जया। अगले 1 घंटे में हम आपको दिखाएंगे देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरें। होगी प्रधानमंत्री की ग्रीस यात्रा की बात, साथ ही होगी G20 से जुड़ी खबरें और फिल्म, साहित्य, संगीत और जीवन के संघर्षों से जुड़ी कहानियां। तो आइए सबसे पहले नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। दक्षिण अफ्रीका के सफल दौरे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पहुंचेंगे ग्रीस। दोनों देशों के बीच आज होगी शिष्टमंडल स्तरीय वार्ता। द्विपक्षीय संबंधों की मजबूती पर होगा जोर। प्रधानमंत्री आज एथेंस में बिजनेस लीडर्स से करेंगे मुलाकात। भारतवंशियों को भी करेंगे संबोधित। 40 साल में ग्रीस की यात्रा पर जाने वाले पहले भारतीय पीएम है नरेंद्र मोदी। नई दिल्ली में आज से शुरू होगा बिजनेस 20 शिखर सम्मेलन। पहले दिन 7 सत्र किए जाएंगे आयोजित। व्यापार और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे अहम मुद्दों पर होगा फोकस। जयपुर में G20 व्यापार और मंत्री स्तरीय बैठक और वाराणसी में G20 संस्कृति कार्य समूह की 4थी बैठक आज हो रही है संपन्न। बैठकों में निवेश और सांस्कृतिक धरोहर सहित कई विषयों पर मंथन। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फुलटन काउंटी जेल में किया सरेंडर। ट्रंप पर चुनाव में धोखाधड़ी का है आरोप। मुचलके पर हुए रिहा। और विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा आज क्वालिफायर मैच से करेंगे अपने अभियान की शुरुआत। वहीं पहली बार विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में हिस्सा ले रहे मनु डीपी और किशोर जेरा की फाइनल में जगह बनाने पर होगी नजर। और आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं और खबरें प्रधानमंत्री के दौरे से जुड़ी हुई। ब्रिक्स सम्मेलन में भाग लेने के बाद प्रधानमंत्री मोदी आज ग्रीस पहुंचेंगे। करीब 4 दशक के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यह ग्रीस यात्रा है। पीएम मोदी की इस यात्रा में जहां आपसी संबंधों को बेहतर करने पर जोर होगा, तो क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी आपसी समझ बढ़ाने का मौका मिलेगा। पीएम मोदी की इस यात्रा से ग्रीस में मौजूद भारतीय समुदाय में खुशी की लहर है। भारत के प्रमुख यूरोपीय साझेदारों में से एक ग्रीस की यात्रा पर पहुंच रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं जो 40 साल में ग्रीस की यात्रा पर पहुंच रहे हैं। जोहानिसबर्ग में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के बाद पीएम मोदी जब ग्रीस की राजधानी एथेंस पहुंचेंगे तो वहां उनका स्वागत भव्य तरीके से किया जाएगा। ग्रीस दौरे में पीएम मोदी सबसे पहले अज्ञात सैनिकों की समाधि स्थल पर पुष्पांजलि अर्पित करने जाएंगे। पीएम मोदी का यह दौरा काफी व्यस्त रहने वाला है, जहां वो ग्रीस के प्रधानमंत्री के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता भी करेंगे और द्विपक्षीय संबंधों की मजबूती पर खासा जोर रहेगा। Both sides will look to expand and diversify the trade and investment segment of cooperation, deepen and expand the defense and security partnership, infrastructure cooperation, shipbuilding industry, something which is a great strength of Greece and where the opportunities, extensive opportunities is there, energy, agriculture, education, and as I mentioned earlier, migration and mobility. The visit would give both sides an opportunity to discuss also the regional and global issues of mutual interest and help broaden and deepen our bilateral engagement. पीएम मोदी की ग्रीस यात्रा के दौरान दोनों पक्ष व्यापार और निवेश के विस्तार के साथ ही बुनियादी ढांचे के सहयोग, जहाज निर्माण उद्योग में सहयोग को
और गहरा और विस्तारित करने पर विचार करेंगे। ग्रीस नाटो का सदस्य होने के साथ साथ यूरोप और यूरोपीय संघ के बाजार का प्रवेश द्वार भी है। इसके साथ ही एशिया, यूरोप और अफ्रीका के लिए भी विशेष रणनीतिक स्थान पर भी स्थित है। 40 वर्षों बाद भारत के प्रधानमंत्री का ग्रीस का दौरा होने जा रहा है। ये दौरा ऐसे समय होने जा रहा है जब दुनिया भर में भारत की साख बढ़ी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ग्रीस के दौरों से दोनों देशों के बीच संबंधों को नई ऊंचाई मिलने की उम्मीद है। साथ ही साथ सहयोग के क्षेत्रों का विस्तार भी होगा। दोनों प्रधानमंत्री पिछली बार सितंबर 2019 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के मौके पर न्यूयॉर्क में मिले थे। अपनी ग्रीस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी दोनों देशों के बीच बिजनेस लीडर्स से मुलाकात के साथ ही यहां रह रहे भारतवंशियों को भी संबोधित करेंगे। एथेंस से मेघना देव और कैमरामैन एस चौहान के साथ शैलेंद्र मिश्र की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो प्रधानमंत्री मोदी के ग्रीस दौरे को लेकर वहां रह रहे भारतवंशियों में तो उत्साह है ही, साथ ही वहां घूमने आए अलग अलग देशों के भारतीय पर्यटक भी उत्साहित हैं। संवाददाता शैलेंद्र सिंह मिश्र ने ग्रीस की राजधानी एथेंस घूमने आए भारतीय और भारतवंशी पर्यटकों से की खास बातचीत। पीएम मोदी ग्रीस आ रहे हैं और यहाँ ग्रीस में जो भारतवंशी हैं, जो यहाँ पर घूमने आए हुए लोग हैं अलग अलग देशों से एथेंस में, वो बहुत उत्साहित है। हम उनसे बात करेंगे। सब कुछ किया है, सबके लिए भी अच्छा किया है, गरीब लोग के लिए भी अच्छा किया है और मैं मानती हूँ कि वो फिर भी आएगा। बहुत अच्छा किया है मोदी जी। टेम्पल बना रहा है, वो भी फिनिश हो जाएगा जनवरी में। हम लोग उसको भी देखने के लिए आएगा और वी आर रियली प्राउड है कि मोदी जी प्राइम मिनिस्टर है हमारा और आउटर साल में भी होएगा। सब कुछ अच्छा काम कर रहा है, इंडिया के लिए सब अच्छा काम कर रहा है, उसी लिए वी प्राउड ऑफ देम द मोदी। आप भारत गई हैं कभी? अभी गई हूँ, फरवरी में जाके आई थी। बहुत बदल गया है। पहले जो सोच रखा था और जब आप गई, कितना बदला है भारत? बहुत बदला है। सब कुछ आसान था। एक जगह से दूसरा जगह जाना है या कि बैंक जाना है या क्रेडिट कार्ड भी, अमेरिकन क्रेडिट कार्ड ने सब काम किया, इंडिया में काम किया। कुछ भी खरीदना था मेरे लिए बहुत इजी था। जो हमारी कंट्री में चीजें अवेलेबल हैं आज की डेट में, हम अगर कहीं बाहर आते हैं तो हमें ऐसा नहीं लगता कि ये कुछ बहुत ही अलग है। एवरीथिंग इज देयर इन आवर कंट्री ऑल्सो। जो चीजें पहले इजीली अवेलेबल नहीं थी, इजीली एक्सेस नहीं था, चाहे वो बड़े बड़े ब्रांड्स बोल लो, शोरूम्स बोल लो, कार्स बोल लो, इंफ्रास्ट्रक्चर बोल लो, बिल्डिंग्स बोल लो, कंपनीज बोल लो, एवरीथिंग इज देयर। तो अपनी कंट्री से बाहर निकल के डेफिनेटली ये रियलाइज होता है कि इंडिया ने बहुत ग्रो किया है। आज से 10 साल पहले हमें शायद हम हनीमून के लिए आए थे, उस समय जो कंट्री थी और अभी जो है, बाहर से वहां से यहाँ आने पे काफी अच्छा फील होता है। एंड अगर हमें एज एन इंडियन कोई नहीं जानता, अगर मोदी बोल दो, बस इतना सा नाम ले लो, तो एवरीवन नोज कि हाँ ओके दे बिलोंग टू दैट कंट्री। 2014 से बाद अगर आप ट्रांसफॉर्मेशन देखो इंडिया की, आपको हर जगह पे ग्राफ ऊपर दिखेगा। कुछ अभी भी हैं चीजें जो इम्प्रूव हो सकती है, बट ओवरऑल जो इमेज बदली है, जब आप बाहर निकलते हो कंट्री से बाहर, जो आपको फीलिंग मिलती है, जो हमको एक आदत पड़ गई है। मेरे को जो यहाँ पे कन्वीनियंट लग रहा था इंडिया में, अगर आप कहीं पे भी जा रहे हो, यू कैन टेक योर फोन एंड पे एवरीथिंग ऑन द मोबाइल। अब हम यहाँ जहाँ फॉरेन में आए हैं फॉर एग्जांपल, तो हमको जैसे टैक्सी में पे करना है तो कार्ड पेमेंट्स एक्सेप्ट नहीं होते हैं, यू कांट पे थ्रू फोन, राइट। सो यहाँ पे कैश में देना पड़ता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ ग्रीस आ रहे हैं, इस बारे में जानने को लेकर बहुत उत्साहित हैं और कुछ याद कर रहे हैं, बता रहे हैं कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को आगे ले जाने का काम किया है, भारत को आगे ले जाने का काम किया है। और इस तरह से हम देख रहे हैं कि तमाम लोग अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। कैमरामैन शैलेंद्र चौहान के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, एथेंस। तो बेहद उत्साहित हैं ग्रीस में भारतवंशी प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा को लेकर। एथेंस में बड़ी संख्या में भारतीय रहते हैं। भारत में हो रहे विकास कार्यों और भारत को लेकर दुनिया का नजरिया कितना बदला है, ये जानने के लिए हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र एथेंस के एक भारतीय रेस्टोरेंट गए। वहां मौजूद भारतीय लोगों से पीएम मोदी के ग्रीस दौरे को लेकर उनकी राय जानने की कोशिश की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्रीस आ रहे हैं और यहाँ पर एथेंस में इस बात को लेकर खासा उत्साह देखा जा सकता है। यहाँ हम एक भारतीय रेस्टोरेंट में मौजूद हैं, जो एक भारतीय द्वारा चलाया जा रहा है। तमाम यहाँ लोग जो भारतीय खाने को पसंद करते हैं, न केवल भारतवंशी बल्कि
ग्रीस के लोग, एथेंस के लोग बड़ी संख्या में यहाँ आते हैं भारतीय भोजन का लुत्फ उठाने, भारतीय भोजन का स्वाद चखने। तो यहाँ पर हम आए हुए हैं, बात करेंगे लोगों से, जानेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर कितना उत्साह है लोगों में। देश तरक्की पे जा रहा है, हमारी जीडीपी ग्रोथ अच्छी हो रही है। उत्सुकता मुझे बहुत है और यहाँ इंडियन कम्युनिटी में बहुत ज्यादा है। जब से ये खबर आई है कि मोदी जी आ रहे हैं, यहाँ लोगों से मिलना चाहते हैं, अपने लोगों से, जैसा कि उन्होंने अभी पीछे इंडिपेंडेंस डे पे बोला कि मेरे परिवारजनों 140 करोड़ जो मेरा परिवार है मैं उसको संबोधित करता हूँ। तो हमारे लिए ये बहुत बड़ी गर्व की बात है कि जो उनका परिवार उनके देश की सीमाओं से बाहर रहता है वो उनको भी सदा अपने दिल के करीब रखते हैं, उनको प्यार करते हैं और जब भी उस जगह जाते हैं तो बिना अपने परिवार को मिले वो वापस नहीं जाते। कोई बंदे उनको शेयर भी करते हैं, पर जो इन्होंने किया है, ओवरऑल किया है, वो जब आप देखें वो इंडिया के लिए अच्छा है, बिजनेस अच्छा है। इंडिया पहले कहते थे डेवलपिंग कंट्री है, अभी वो स्टेट आगे चल चुकी है। जैसे जे लोनर लैंडिंग अभी हुआ है, और जो वेस्टर्न कंट्रीज है वो नहीं बिलीव कर रही हैं, पर अभी अब कम इकोनॉमी इंडिया है। मोदी जी ये जो किया है मेक इन इंडिया का बारे में, वो कंसिडर करके ये हम फर्स्ट इंडियन कंपनी है कौन रोबोटिक मिलिंग टेक्नोलॉजी यूज कर रहा है इंडिया में। सो हम एक्सपेक्ट कर रहा है इंडिया और ग्रीस का रिलेशनशिप और इंडस्ट्री में भी ज्यादा हो जाएगा, तो हमको अपॉर्चुनिटीज और ज्यादा चांसेस मिलेगा करके। बहुत अच्छा लगता है कि ये वीक में ही नरेंद्र मोदी जी आएंगे यहाँ पे, और बहुत प्राउड फीलिंग होती है इंडियन बनने में और देखने में कि नरेंद्र मोदी जी ने कितने देशों की हेल्प की है। कोरोना वायरस के दफा उस वक्त सभी कंट्रीज को हेल्प की है, बहुत प्राउड फीलिंग होती है। लोगों के अंदर बहुत ज्यादा जो है वो वेट कर रहे हैं मोदी जी के लिए, क्योंकि वो कब आएंगे और कब हमारी जो है पहचान एक इंडिया के अंदर निकलेगी। तमाम वो लोग जो भारत से जुड़े हैं, भारतवंशी हैं, भारत में पैदा हुए या फिर किसी दूसरे देश में जाकर अब कारोबार कर रहे हैं, वो भारत की बढ़ती हुई साख से प्रसन्न है। और ग्रीस एथेंस में यहाँ पर जब हम आए हुए हैं, सभी को प्रतीक्षा है, इंतजार है, उत्सुकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए, देखने के लिए उत्साहित हैं तमाम भारतीय और एथेंस में रहने वाले लोग। कैमरामैन एस चौहान के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, एथेंस, ग्रीस। तो प्रधानमंत्री के ग्रीस दौरे को लेकर वहां रह रहे भारतवंशियों में भारी उत्साह है। भारतीय दूतावास के बाहर लोगों से बातचीत की संवाददाता शैलेंद्र मिश्र ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ग्रीस दौरे को लेकर जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है भारतवंशियों में। भारत के लोग जो यहाँ एथेंस में रहते हैं, यहाँ आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए इस तरह का उत्साह देखने को मिल रहा है। हम मौजूद हैं इंडियन एम्बेसी के ठीक सामने, जहाँ पर गांधी जी की प्रतिमा लगी है। प्रधानमंत्री ग्रीस आ रहे हैं, कोई प्रधानमंत्री भारत का 40 वर्षों बाद ग्रीस आ रहा है, एथेंस आ रहा है। आप लोगों से भी मुलाकात करेंगे, क्या सोच रहे हैं, क्या मन में चल रहा है? हमारे मन में बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारा भी फख्र ना ऊंचे हो रहे हैं कि हमारा प्रधानमंत्री 40 साल बाद ग्रीस में आया, कि हमारे को बहुत फख्र है कि हमारे देश का नाम ऊंचा हुआ, इधर ग्रीस में आए, हमारे देश का नाम ऊंचा हुआ। सर जी, हमें बड़ी खुशी हो रही है। 40 साल के बाद मोदी जी यहाँ पर आ रहे हैं, या इंडिया को कोई प्राइम मिनिस्टर यहाँ पर आ रहे हैं, तो हमारा सर जो है फख्र से उठ गया है। और हमें इस चीज़ की बड़ी खुशी है कि यहाँ पर ग्रीस में अगर कोई मुश्किल होता है या कोई प्रॉब्लम होती है, तो वो हमें इंडियंस को देख के, हमारा इंडिया का झंडा देख के हमें उसी टाइम रिस्पेक्ट करते हैं। ये तभी मुमकिन है, मोदी जी हैं तो मुमकिन है। भारत और ग्रीस की संस्कृति आपस में एक तरह से जुड़ी हुई है और कहीं ना कहीं हमें बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है कि मोदी जी यहाँ आ रहे हैं, क्योंकि हमारा सर ऊंचा हो जाता है जब हमें एज ए इंडियन पासपोर्ट होल्डर हम यहाँ पर सरवाइव करते हैं और यहाँ के लोग हमें जो है वो बहुत ही सम्मान से देखते हैं और बहुत ही सम्मान देते हैं। और ये सबसे बहुत ही बड़ी हमारे लिए सम्मान की बात है कि मोदी जी जो है वो विश्व पे जो है वो एक दिन हम विश्व विजेता कहलाएंगे। काफ़ी खुशी का माहौल बन चुका है मोदी जी के आने के वेलकम के लिए, और बहुत सारे लोग जहाँ पे इकट्ठा भी हो चुके हैं और सब मोदी जी का बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। सर, मैं इंडो यूरोपियन बिजनेस फोरम का चेयरमैन हूँ और मैं हमेशा बिजनेस प्रमोट करता हूँ इंडिया एंड यूरोप में। फिर नाउ डेज इंडिया और ग्रीस के बीच में बिलियन से नीचे का बिजनेस है, बिलियन यूरो के।
मेरी इच्छा है कि ये बिज़नेस मोदी जी के आने के बाद डबल ट्रिपल 4 टाइम हो जाए। हर सेक्टर में पोटेंशियल है, फार्मास्यूटिकल में, एजुकेशन में, कल्चर में, डिफेंस में। इंडियन GMR कंपनी को यहाँ 850 मिलियन यूरो का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। UPL भी यहाँ ऑलरेडी है। तो मैं चाहता हूँ इस तरीके की हज़ारों कंपनियाँ ग्रीस में आएँ, ऐसे ही ग्रीस की कंपनियाँ इंडिया में जाएँ। लोग भावुक भी हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करना चाहते हैं। और यहाँ इस वक्त भारतीय दूतावास के ठीक सामने, गांधी प्रतिमा के सामने ये उत्साह दिख रहा है भारतवंशियों में, भारत के लोगों में जो एथेंस में रहते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करने के लिए उत्सुक है, तैयार है। कैमरामैन एस चौहान के साथ शैलेंद्र मिश्र, DD न्यूज, एथेंस, ग्रीस। तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा उत्साह है ग्रीस में प्रधानमंत्री मोदी के वहां पर आगमन के लिए, और आपको सीधे ग्रीस लिए चलेंगे। शैलेंद्र मिश्र हमारे साथ जुड़ेंगे, वो वहां मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है शैलेंद्र आपका। लेकिन यहाँ पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक के वापस आके और आपसे जानते हैं क्या है और उत्साह ग्रीस में। होंगे बच्चे स्वस्थ भले, फूलेगा बचपन, इन्हें पिलाओ मुगली घुट्टी 555। You got to be careful. बारिश है, सड़कें बदलेंगी। Switch to Seat. बेटा change soon. It's monsoon. 20,000। 10. ओके। दोनों? नो 10 का 1। इतना कैश नहीं है। कोई बात नहीं, हम UPI भी लेते हैं। मेरा पेमेंट ऐप अलग है। कहीं जूते वापस मिलने की जगह जूते पड़ न जाए। ऐप दूसरा हो या तीसरा, चाहिए बस UPI। आपका मोबाइल नंबर ही बन सकता है आपका UPI नंबर। और अब किसी भी पेमेंट ऐप से कोई भी पेमेंट ऐप पर UPI चलेगा। और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा खास ब्रेकफास्ट शो नया सवेरा, और हम आपको लगातार कवरेज दे रहे हैं एथेंस की, जहां प्रधानमंत्री मोदी आज ग्रीस के दौरे पर हैं और कई एजेंडे में उनके चीज़ें लिस्टेड हैं। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं शैलेंद्र मिश्र ग्राउंड जीरो से, एथेंस से। शैलेंद्र, क्योंकि 40 वर्षों बाद भारतीय प्रधानमंत्री की अब ये यात्रा हो रही है 1983 के बाद, कितनी अहमियत रखती है ये यात्रा? और भारत और ग्रीस के संबंधों की बात की जाए तो 1950 से राजनयिक संबंध चल रहे हैं। किस तरीके का आज का जो दिन है वो रहेगा? भावना, मैं कुछ बताऊं उससे पहले वो तस्वीरें दिखाना चाहता हूं। जब यहाँ बहुत सुबह है और उस होटल के सामने जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रुकने वाले हैं, मैं खड़ा हूं। आप देखें, जो अभी आप दर्शकों को दिखा रहे थे, भारतीय दूतावास के सामने लोग उत्साहित थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करने के लिए तैयार थे। यहाँ इस वक्त आप देखें होटल के ठीक सामने इतनी सुबह लोग पहुंच गए हैं एथेंस में, अलग अलग जगहों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करने। वेलकम टू ग्रीस PM मोदी, थैंक यू PM मोदी, इस तरह के देखिए, मोदी जी वी सैल्यूट, इस तरह के वो होर्डिंग्स लिए हुए हैं, प्ले कार्ड्स लिए हुए हैं, भारत का तिरंगा झंडा उनके साथ है और उत्साहित। आप इनके चेहरों पर देखिए, वो खुशी दिखती है कि 40 वर्षों बाद भारत का प्रधानमंत्री एथेंस आ रहा है, ग्रीस आ रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर आ रहे हैं। इसको लेकर खासा उत्साहित है। हम बात करेंगे कुछ लोगों से। आप बताइए कि इतने सुबह सुबह आप आ गए, कहाँ रहते हैं, कितने वर्षों से आप यहाँ रह रहे हैं? पहले तो आप सबको हमारी तरफ से सुप्रभात, कालीमेरा और गुड मॉर्निंग। आप सबका वेलकम है ग्रीस में, और हमसे बहुत ज्यादा एक्साइटेड है PM मोदी यहाँ पे आने के लिए। हम देख रहे हैं कि सुबह से ही आप लोग यहाँ पर इकट्ठा हो गए। जी बिल्कुल, मोदी जी, विलव मोदी जी को देखने के लिए, उनसे मिलने के लिए उत्साहित है। यहाँ पर हम और लोगों से बात करेंगे। क्या कहना चाहेंगे आप? हम देख रहे हैं कि सुबह से आप लोग इकट्ठा है, तिरंगा झंडा आपके हाथ में है, प्ले कार्ड है, वेलकम कर रहे हैं मोदी जी का यहाँ पर। गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम एकत्र हुए सुबह से अपने प्रधानमंत्री जी को देखने के लिए, उनका वेलकम करने के लिए। जो भी जितनी भी इंडियन कम्युनिटी जहां पर पहुंची है, बहुत ही एक्साइटेड है, क्योंकि 40 वर्ष के बाद कोई हमारा देश का प्रधानमंत्री जहां ग्रीस में आ रहा है। हमें पूरा भरोसा है जो इंडियन कम्युनिटी की बहुत सारी प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व होंगी। बिल्कुल, तो निश्चित तौर पर आप बताएं क्या कहना चाहते हैं? हम यही कहना चाहते हैं कि जितने भी अपने इंडियन हैं, अपने प्राइम मिनिस्टर जी को मिलने के लिए
जहाँ पे सुबह सुबह पहुँच गए हैं। ठीक है, बिल्कुल शैलेंद्र, हम देख रहे हैं कि काफी बड़ी संख्या में लोग वहां पहुंचे हुए हैं। शैलेंद्र, यहाँ पर हम ये भी जानना चाहेंगे क्योंकि बेहद महत्वपूर्ण भागीदार के रूप में ग्रीस को देखता है भारत कई क्षेत्रों में। इसके पहले जिस तरह से वहां पर एक बिजनेस फर्म के एक शख्स ने बात की कि कई ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें और भी ज्यादा संभावनाएं हैं भारत और ग्रीस के बीच जो व्यापार है उसको बढ़ाने की। क्या कुछ आपको लगता है प्रमुख एजेंडा रहने वाला है, क्योंकि काफी एक दिवसीय ये दौरा है प्रधानमंत्री का, तो क्या होगा प्रमुखता से जो प्रधानमंत्री के एजेंडे में है? जय, प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता है, बिजनेस डेलीगेशन के साथ भी मुलाकात है और थॉट लीडर के साथ भी बैठक है। व्यापक स्तर पर अलग अलग क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने को लेकर चर्चा हो सकती है। मुख्य तौर पर शिपिंग में, पर्यटन में, आवाजाही कैसे और बेहतर हो सकती है। रक्षा क्षेत्र, डिफेंस कोऑपरेशन हम जानते हैं कि बहुत देखें तो भारत और ग्रीस के बीच हाल के वर्षों में बढ़ा है। इसके साथ ही साथ ये महसूस करता ही है ग्रीस और भारत की दरअसल जो पोटेंशियल है व्यवसाय को लेकर, व्यापार को लेकर, वो बहुत ज़्यादा है। उसके मुकाबले अगर आप देखें, भले ही बीते 2-3 वर्षों में व्यापार बढ़ा है भारत और ग्रीस के प्रति, लेकिन पोटेंशियल के मुकाबले वो अभी बहुत उसमें विस्तार की संभावनाएं हैं। यही वजह है कि बहुत फोकस है कि भारत और ग्रीस के बीच व्यापार बढ़ाया जा सके, क्योंकि ग्रीस ये मानता है कि यूरोप के गेटवे के तौर पर वो काम कर सकता है और जो लोकेशन है, जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है ग्रीस की, वो बहुत मददगार हो सकती है भारत के लिए व्यापार बढ़ाने में। तो निश्चित तौर पर इस पर चर्चा हो सकती है। विदेश सचिव ने बताया भी कि शिपिंग में कोऑपरेशन हो या फिर बाकी क्षेत्रों में हो, उस पर विस्तार से बातचीत होगी, सहयोग बढ़ाने पर बात होगी। तो निश्चित तौर पर बहुत उम्मीदें हैं यहाँ जो व्यवसाय जगत के लोग हैं, यहाँ ग्रीस में जो रहते हैं, जो भारतवंशी हैं। चूंकि हमने लोगों से बात की, भावना वो कह रहे थे कि जो स्टार्टअप इकोनॉमी एक तरह से भारत ने जो पहल की और उसका एक नतीजा देखने को मिलता है। यहाँ पर स्टार्टअप जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो भारत के लोग जिससे जुड़े हुए हैं, वो बहुत उत्साहित है कि जो इकोसिस्टम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बना है, आज हम देख रहे हैं कि बड़े बड़े स्टार्टअप सफल हो रहे हैं भारत में और दुनिया भर में संदेह जा रहा है कि टेक्नोलॉजी के मामले में भारत ने बहुत उल्लेखनीय प्रगति की है। और हम जानते हैं कि अंतरिक्ष में तो एक ऐतिहासिक सफलता मिली ही है, उसको हम यहाँ सेलिब्रेट करते हुए भी भारतवंशियों में देख रहे हैं पिछले 2 दिनों से। तो निश्चित तौर पर इन सब पर बातचीत होगी। जी शैलेंद्र, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ग्राउंड जीरो पर आप बने रहें और हमें लगातार जानकारी पहुंचाते रहें प्रधानमंत्री के आज के ग्रीस दौरे को लेकर। और फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप जुड़े रहिए जीटी न्यूज के साथ। होंगे बच्चे स्वस्थ, फले फूलेगा बचपन, इन्हें पिलाओ मुगली घुट्टी 555। You got to be careful. बारिश है, सड़कें बदलेंगी। Switch to Seat. बेटा change soon. It's monsoon. बिना रुकावट गाने सुनने के लिए अपना सब्सक्रिप्शन रिन्यू करें। सब्सक्रिप्शन खत्म? मिस्टर डीजे, यूपीआई ऑटो पे कीजिए। ऑटो पे? नॉन स्टॉप पेमेंट से मिलेगा नॉन स्टॉप म्यूजिक। अब नॉन स्टॉप पेमेंट्स ऑटोमेटिकली करने के लिए यूपीआई ऑटो पे चलेगा। ब्रेक के बाद स्वागत है और आप देख रहे हैं नया सवेरा। और अब बात करते हैं चंद्रयान 3 कैसे काम कर रहा है। चांद पर भारत की चहलकदमी शुरू हो चुकी है, जिसे लेकर हर भारतीय गौरवान्वित महसूस कर रहा है। वहीं इसरो की इस ऐतिहासिक उपलब्धि के बाद देश और विदेश में खुशी की लहर दिखाई दे रही है। एथेंस में भी भारतवंशियों ने इसरो की उपलब्धि को लेकर अपनी खुशी जाहिर की। चंद्रयान 3 की सफलता का उत्साह पूरे विश्व में है, भारतवंशियों के अंदर। और उसके साथ ही हम एथेंस में हैं, जहां पर भारतवंशी चंद्रयान 3 की सफलता का जश्न मना रहे हैं। उनसे बात करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी एथेंस आने वाले हैं। उससे पहले चंद्रयान 3 की सफलता ने जोश को दुगना चौगुना कर दिया है। ये बताइए क्या अनुभव कर रहे हैं। और हमने देखा कई लोग कल जो अपने टीवी स्क्रीन्स पर इस मोमेंट को देख रहे थे, वेट कर रहे थे कि ये सफल हो जाए मिशन। वी आर वेरी प्राउड टू चंद्रयान सक्सेसफुल विल लेट डाउन देयर। वंदे मातरम। यही समय है, सही समय है, भारत के लिए अनमोल समय है। हम सबको बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। नमस्ते मोदी जी, नमस्ते भारत।
और मोदी जी, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगी। जो चंद्रयान आपकी मोटिवेशन की वजह से हमारे इसरो के साइंटिस्ट ने लैंड किया है, दैट वाज अ प्राउड मोमेंट। मैं अपने ऑफिस में अपने ग्रीक कलीग्स के साथ लिटरली 3 आवर्स बैठ के देखा है। यू मेड अस प्राउड, कुडोस टू इंडिया। हमें बहुत खुशी है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमें ये अचीवमेंट दिलवाई, और प्रदेश में रहने वाले भारतीयों को तो और भी गर्व होता है जब हमारा इंडिया किसी ऐसे मुकाम पर पहुंचता है। हम प्रधानमंत्री मोदी जी का वेलकम करते हैं, हमें बहुत खुशी हुई है। हम चाहते हैं जो ग्रीक है यहाँ पर, जो इंडियन का बहुत अच्छा नेम है, हम चाहते हैं उनके आने से जो और रिश्ते हैं वो और भी मजबूत होंगे। मुझे वो मोदी जी की वो पोएम थोड़ी सी याद आई। मैं सौगंध मुझे इस मिट्टी की, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। काफी ज्यादा उत्साह है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एथेंस में आने का, और इस जोश को, इस उत्साह को और ज्यादा गति मिली है, और ज्यादा कई गुना ये जोश और उत्साह बढ़ गया है चंद्रयान 3 के सफलता से। कैमरा पर्सन शैलेंद्र चौहान के साथ मैं मेघना देव, डीडी न्यूज, एथेंस। और इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स सम्मेलन में भारत का पक्ष इस मंच पर पुरजोर तरीके से रखा। उन्होंने जहां ब्रिक्स देशों में आपसी सहयोग को बढ़ाने पर जोर दिया, तो दुनिया की भलाई के लिए कई मंत्र भी दिए। साथ ही 6 नए देशों की ब्रिक्स में सदस्यता देने की घोषणा भी हुई। तो अफ्रीकी देशों समेत ब्रिक्स प्लस डायलॉग में भी आपसी सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनी है। पीएम मोदी ने ग्लोबल साउथ की आवाज को और बुलंद करने की बात कही, तो 20वीं सदी के विश्व संस्थाओं में जरूरी बदलाव के लिए फिर से अपील की। ब्रिक्स संगठन के विस्तार को मंजूरी के साथ ही जनवरी 2024 से अब सदस्य देशों की संख्या बढ़कर 11 हो जाएगी। इस 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की सबसे बड़ी उपलब्धि रही इस समूह का विस्तार, जिसमें पश्चिम एशिया, लैटिन अमेरिका और अफ्रीका की भागीदारी इन सदस्यों को जोड़कर बढ़ी। अब भारत जोहानिसबर्ग की उपलब्धियों को दिल्ली लेकर जाना चाहेगा, जहां G20 के शिखर सम्मेलन पर भारत ग्लोबल साउथ की साझेदारी को और मजबूत करेगा। 6 देशों मिस्र, इथोपिया, सऊदी अरब, अर्जेंटीना, यूएई और ईरान को स्थायी सदस्य बनाने की घोषणा की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स के विस्तार का स्वागत किया है और उन्होंने दोहराया कि भारत हमेशा से इसका पक्षधर रहा है। भारत का ये मत रहा है कि नए सदस्यों के जुड़ने से ब्रिक्स एक संगठन के रूप में मजबूत तथा हमारे सभी साझा प्रयासों को एक नया बल देने वाला होगा। इस कदम से विश्व के अनेक देशों का मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर में विश्वास और सुदृढ़ होगा। मुझे खुशी है कि हमारी टीम्स ने मिलकर एक्सपांशन के गाइडिंग प्रिंसिपल्स, स्टैंडर्ड्स, क्राइटेरिया और प्रोसीड्यूर पर सहमति बनाई है, और इनके आधार पर आज हम अर्जेंटीना, इजिप्ट, ईरान, सऊदी अरब, इथोपिया और यूएई का ब्रिक्स में स्वागत करने के लिए सहमत हुए हैं। सबसे पहले मैं इन देशों के लीडर्स और वहां के नागरिकों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। ब्रिक्स के घोषणा पत्र में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के विस्तार की वकालत की गई। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स का विस्तार अन्य विश्व संस्थानों में सुधार का संदेश देता है। उन्होंने कहा कि यह अन्य संगठनों के लिए भी मिसाल बन सकता है। ब्रिक्स का विस्तार एवं आधुनिकीकरण इस बात का संदेश है कि विश्व के सभी इंस्टीट्यूशंस को बदलते समय की परिस्थितियों के अनुरूप ढलना चाहिए। ये एक ऐसी पहल है जो 20वीं सदी में स्थापित अन्य ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस के रिफॉर्म के लिए एक मिसाल बन सकता है।
ब्रिक्स घोषणा पत्र में कहा गया कि राजनीति व सुरक्षा, आर्थिक व वित्त, संस्कृति, जिसमें लोगों के बीच आपसी सहयोग बढ़े, ऐसे 3 स्तंभों पर आधारित तरक्की के लिए रूपरेखा तैयार की गई है। ब्रिक्स घोषणा पत्र में समानता और आपसी सम्मान के तहत मानवाधिकार और बुनियादी स्वतंत्रता की रक्षा के लिए सभी देशों के साथ सहयोग करने पर भी बल दिया गया है। जोहानिसबर्ग में सभी ब्रिक्स देश एक स्वर में बोले कि रूस, यूक्रेन सहित सभी चल रहे वैश्विक संघर्षों का समाधान पीसफुल या शांति पूर्वक तरीके से होना चाहिए, डायलॉग और डिप्लोमेसी के द्वारा होना चाहिए। इस रुख की वकालत भारत लगातार तमाम वैश्विक मंचों पर करता आया है। इस शिखर सम्मेलन की दूसरी बड़ी उपलब्धि थी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में सुधार की मांग। सिक्योरिटी काउंसिल को आज के वक्त के हिसाब से ज्यादा रेलेवेंट और ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव बनाना। मेरे सहयोगी आशुतोष सिंह और शुभेंदु घोष और कैमरामैन वाईके लोकनाथ के साथ अमृतपाल सिंह, डीडी न्यूज, जोहानिसबर्ग। वहीं जोहानिसबर्ग में 15वें शिखर सम्मेलन की साइड इवेंट मीटिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से बातचीत की। दोनों ही नेताओं ने वास्तविक नियंत्रण रेखा पर शांति बनाए रखने और बातचीत के जरिए अनसुलझे मुद्दों को सुलझाने पर जोर दिया। प्रधानमंत्री ने भारत की चिंताओं के बारे में स्पष्ट रूप से शी जिनपिंग को अवगत कराया। In a conversation with President Xi Jinping of China, Prime Minister highlighted India's concerns on the unresolved issues along the LAC in the western sector of the India-China border areas. Prime Minister underlined that the maintenance of peace and tranquility in the border areas and observing and respecting the LAC are essential for the normalization of the India-China relationship. In this regard, the two leaders agreed to direct their relevant officials to intensify efforts at expeditious disengagement and de-escalation. In all, Prime Minister's visit to Johannesburg. और आइए अब बात करते हैं देश में जारी G20 बैठकों की। बिजनेस 20 शिखर सम्मेलन आज से नई दिल्ली में शुरू होगा। 3 दिवसीय सम्मेलन के दौरान केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण, धर्मेंद्र प्रधान, डॉक्टर एस जयशंकर, भारत के G20 शेरपा अमिताभ कांत, विभिन्न देशों के व्यापार मंत्री और कारोबार जगत के शीर्ष नेता वैश्विक स्तर पर व्यवसायों से संबंधित मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 अगस्त को विशेष सत्र में मुख्य अतिथि होंगे। शिखर सम्मेलन के पहले दिन 7 सत्र आयोजित किए जाएंगे। इनमें बिजनेस 20, भारत की प्राथमिकताएं और दुनिया के लिए भारत सुझाव, वैश्विक प्राथमिकताएं, व्यापार और समाज के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अवसर और विनियमन, समयायोजी वैश्विक व्यापार के लिए समावेशी वैश्विक मूल्य श्रृंखला और व्यापार मंत्रियों के सत्र शामिल हैं। टाटा सन्स के कार्यकारी अध्यक्ष और B20 इंडिया के अध्यक्ष एन चंद्रशेखरन कई वैश्विक और शीर्ष भारतीय कारोबारी सम्मेलन में भाग लेंगे। बिजनेस 20 शिखर सम्मेलन उत्तरदायी, त्वरित, अभिनव, टिकाऊ और न्यायसंगत व्यवसाय के विषय पर आधारित है। और अगले महीने राजधानी नई दिल्ली में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। रात में दिल्ली जगमग हो रही है। दिल्ली की सड़कों पर तिरंगा लाइटें आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं। दिल्ली की सड़कों पर G20 के लिए की गई लाइटिंग का जायजा लिया हमारे संवाददाता गिरीश निशाना ने। G20 की मेजबानी के लिए तैयार है भारत और तैयार है देश की राजधानी दिल्ली भी। यहाँ रात में खास तौर पर लाइटिंग की गई हैं जो दिल्ली की खूबसूरती को और भी ज़्यादा बढ़ा रही हैं। आप यहाँ मेरे पीछे देख सकते हैं किस तरह से G20 के जगह जगह लोगो लगाए गए हैं जिस पर लाइटिंग की गई है। बेहद ही खूबसूरत लग रही है देश की राजधानी दिल्ली।
और कैसी है दिल्ली के अंदर लाइटिंग व्यवस्था, आइए जायजा लेते हैं। जब आप प्रगति मैदान के पास से गुजरेंगे तो यहाँ चल रहे फव्वारे और यहाँ की गई लाइटिंग आपको एक अलग ही आनंद की अनुभूति देगी। मथुरा रोड के अलावा भैरव मार्ग पर भी अद्भुत लाइटिंग की गई है। जब आप इस सड़क से गुजरेंगे तो यहाँ पुराने किले पर लाइटिंग देखने को मिल रही है। इसके अलावा पूरे रास्ते पर यहाँ लाइटिंग की गई है जो देखने लायक है। पेड़ों पर भी अद्भुत लाइटिंग की गई है। ITO के आसपास भी तमाम खंभों पर तिरंगा लाइटें लगाई गई हैं। तो कहीं ना कहीं दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है देश की राजधानी दिल्ली को। दिल्ली रोशनी से पूरी तरह सराबोर हो चुकी है। कैमरामैन संदीप मूर्ति और मुकेश कुमार के साथ गिरीश निशाना, DD न्यूज, दिल्ली। तो तैयार है दिल्ली G20 की मेजबानी के लिए और जयपुर में जारी G20 व्यापार और मंत्री स्तरीय बैठक का आज अंतिम दिन है। मंत्रियों की बैठक का पहला दिन की चर्चा वैश्विक विकास और समृद्धि के लिए बहुपक्षीय व्यापार विषय पर केंद्रित रही, जिसमें विकासशील देशों के लिए व्यापार कैसे काम कर सकता है और विश्व व्यापार संगठन में सुधारों पर विचारों का आदान प्रदान हुआ। बैठक का दूसरा सत्र समावेशी और मजबूत व्यापार और जुझारू वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं के मुद्दों और विश्व व्यापार में सूक्ष्म, लघु और मझोले उद्योगों को एकीकृत करने पर केंद्रित था। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने G20 मंत्रियों के बीच व्यापार से संबंधित सभी मुद्दों पर व्यापक सहमति बनने का भरोसा जताया। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता मौजूद हैं जयपुर में, विशाल बेरिस्टो। विशाल, सुप्रभात। आज जयपुर में इस G20 मीटिंग का आखिरी दिन है। 2 दिन की जो ये बैठक चली और आज इसका आखिरी दिन है। मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि जिस तरीके से पीयूष गोयल ने सहमति जताई है सभी देशों को व्यापार में जुड़ने के लिए और प्रधानमंत्री मोदी का भी जो संदेश है वो भी यही कह रहा है कि भारत को अगले कुछ वर्षों में तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बनाना है, तो किस तरीके का मसौदा रहेगा आज और क्या रहेगा आज का एजेंडा? भावना, आपको और जया को सुप्रभात मेरे गुलाबी शहर से। और आपने ठीक कहा कि 2 दिन की जो बैठक है आज उसका आखिरी दिन है और शाम तक हम उम्मीद कर रहे हैं कि एक जॉइंट डिक्लेरेशन जारी होगा जिसे जयपुर डिक्लेरेशन का नाम दिया जाएगा। ट्रेड और इन्वेस्टमेंट को लेकर, यानी कि व्यापार और निवेश को लेकर यह बैठक चल रही है और 20 देश जो G20 के मेंबर्स हैं भारत सहित, उसके अलावा 10 देशों को आमंत्रित किया गया बाहर से और ये सब मिलके इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि किस तरह से बदलती परिस्थितियों के अंदर व्यापार को और बढ़ाया जाए। और G20 हम सब जानते हैं कि एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, 70% GDP ऑफ द वर्ल्ड GDP से निकलता है, तो ये एक बहुत अहम प्लेटफॉर्म है। लेकिन जिस तरह से हमने देखा कि रूस और यूक्रेन की लड़ाई ने और उससे पहले कोविड ने किस तरह से पूरे दुनिया की इकोनॉमी को हिलाकर रख दिया था, तो उससे निपटने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। जैसे ग्लोबल वैल्यू चेन्स की अगर हम बात करें
तो उसके अंदर ये इंपॉर्टेंट होता है कि अलग अलग कंट्रीज़ के अंदर स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन को किस तरह से स्ट्रीमलाइन किया जाए, जो लघु और छोटे उद्योग के MSMEs हैं उनको किस तरह से आज की इकोनॉमी को लेकर, आज कंपटीशन को लेकर किस तरह से उनको और कम्पिटिटिव बनाया जाए और पेपरलेस ट्रेड को किस तरह से बढ़ावा दिया जाए। इसके अलावा जो अहम मुद्दा है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में रिफॉर्म्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और भारत इस बात को बार बार उठाता रहा है। विकसित देशों के अपने एजेंडे हैं, लेकिन कल मैंने बात की थी यूके के ट्रेड मिनिस्टर से, उन्होंने कहा था कि अगर जहाँ तक कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में रिफॉर्म्स की बात है तो भारत और यूके दोनों की राय एक है और शाम तक हम उम्मीद कर रहे हैं कि एक जॉइंट डिक्लेरेशन जारी होगा और मोटे मोटे तौर पर सभी मुद्दों पर जो इकोनॉमी से रिलेटेड है, रिफॉर्म से रिलेटेड है, उन पर सहमति बन पाएगी। बिल्कुल विशाल, लेकिन जिस तरह से हमने देखा गांधीनगर की बात करें या बेंगलुरु में जिस तरह से जो G20 की कार्य समूह की बैठक हुई थी, एक तरह का संयुक्त वक्तव्य वहां पर नहीं जारी हो पाया था और उम्मीद ये की जा रही है कि इस बार जयपुर में जरूर सहमति बनती नजर आएगी। किस तरह से आपको लगता है कि सबसे बड़ी चुनौती रही, क्योंकि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कोरोना के बाद के भारत की या कोरोना के बाद की वैश्विक स्थितियां जो रही हैं, किस तरह से इंटरनेशनल डेब्ट की अगर हम बात करें या जिस तरह के झटके जो वैश्विक अर्थव्यवस्था लगातार झेल रही है उसको ध्यान में रखते क्या कुछ मुख्य चुनौतियां रही हैं और विभिन्न मुद्दों पर सहमति बनती नजर आई तमाम स्टेक होल्डर्स के बीच में? अजय, आपने ठीक कहा कि इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर अगर हम सहमति की बात करें तो जाहिर सी बात है अलग अलग देशों के अलग अलग अपने इंटरेस्ट होते हैं। भारत के अपने इंटरेस्ट हैं और भारत तेज़ी से बढ़ती हुई इकोनॉमी है और 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं। लेकिन हम जब ये बात हमें भी ध्यान रखना चाहिए कि जब हम इतने बड़े प्लेटफॉर्म की बात करते हैं तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन ज़रूर हो सकते हैं, लेकिन मोटे तौर पर इस बात पे राय बन चुकी है कि ट्रेड और रिफॉर्म्स, ट्रेड और इन्वेस्टमेंट को अगर बढ़ाना है तो उसके लिए रिफॉर्म्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं और इसके लिए हमें किसी न किसी नतीजे पर पहुंचना होगा। तो कल जो हमारे वाणिज्य मंत्री हैं पीयूष गोयल, उन्होंने कहा था कि मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि जयपुर डिक्लेरेशन जारी होगा और इसकी गूंज पूरी दुनिया में दिखाई देगी और इसलिए हम सब बहुत ऑप्टिमिस्टिक हैं। आपने ठीक कहा कि पहले जो ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट को लेकर मीटिंग्स हुई, चाहे वो बेंगलुरु में हो चाहे वो केवड़िया में हो, तो वहाँ पर ब्रॉडर कंसेंसस नहीं बन पाया था, लेकिन अब धीरे धीरे लोगों को लग रहा है कि एक कदम हम चले, एक कदम तुम चलो और दोनों मिलकर मंजिल की तरफ बढ़ते हैं। तो उम्मीद कर रहे हैं कि आज शाम तक, दोपहर बाद तक ये सहमति बन पाएगी। बिल्कुल, तो जयपुर डिक्लेरेशन का हमें इंतजार है, किस तरह से व्यापार को और समावेशी और पारदर्शी यहाँ पर बनाते नजर आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया विशाल फिलहाल इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो नया सवेरा में आगे हम बात करेंगे वाराणसी की, जहां पर संस्कृति कार्य समूह की बैठक जारी है, उसमें क्या कुछ हलचल है वो जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। होंगे बच्चे स्वस्थ भले फूलेगा बचपन, इन्हें पिलाओ मुगली घुट्टी 555। You got to be careful. बारिश है, सड़कें बदलेंगी. Switch to CF. बेटा change soon. It's monsoon. 20,000. 10. ओके। दोनों? नो 10 का 1। इतना कैश नहीं है। कोई बात नहीं, हम UPI भी लेते हैं। मेरा पेमेंट ऐप अलग है। कहीं जूते वापस मिलने की जगह जूते पड़ न जाए। ऐप दूसरा हो या तीसरा, चाहिए बस UPI। आपका मोबाइल नंबर ही बन सकता है आपका UPI नंबर और अब किसी भी पेमेंट ऐप से कोई भी पेमेंट ऐप पर UPI चलेगा। और ब्रेक के बाद स्वागत है, आप देख रहे हैं नया सवेरा। और बढ़ते हैं अब G20 की खबरों की ओर। और भारत की G20 की अध्यक्षता में वाराणसी में आयोजित सांस्कृतिक कार्य समूह की चौथी बैठक का आज अंतिम दिन है। कल G20 सदस्यों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ मसौदा घोषणा पर चर्चा शुरू हुई। इसके अलावा बैठक में मौजूद सभी प्रतिनिधियों ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की असाधारण उपलब्धि की सराहना की। उद्घाटन सत्र के बाद आगामी संस्कृति मंत्रियों की बैठक के लिए संस्कृति मंत्रियों की घोषणा के मसौदे पर चर्चा हुई। वाराणसी में चल रही इस 3 दिवसीय बैठक का लक्ष्य संस्कृति विकास और सह संबंध को केंद्र में रखते हुए कार्रवाई योग्य परिणामों पर पहुंचना है।
और वाराणसी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता चंद्रशेखर। आइए जानते हैं क्या कुछ हलचल है इस कार्य समूह की बैठक में। चंद्रशेखर, आपसे सबसे पहले ये जानना चाहेंगे किस तरह से संस्कृति तमाम देशों को और भी प्रगाढ़ता से जोड़ सकती है। क्या मुख्य एजेंडा रहा इस कार्य समूह की बैठक का और क्या कुछ हलचल आप देख रहे हैं जो तमाम देश दुनिया भर से डेलीगेट्स वहां पहुंचे हैं और भारत की कला संस्कृति में सराबोर हो रहे हैं। देखिए, एक संस्कृति कार्य समूह की जो बैठक है आज ये इसका समापन होगा और इसके बाद जो कल मंत्री स्तरीय जो है मीटिंग स्टार्ट होने वाली है। और आज जो मीटिंग है वो मोस्टर इस तरीके से होने वाली है कि कल जो मीटिंग होगी मंत्री समूह की तो उनको लेकर के क्या एक ड्राफ्ट बनाया जा सकता है, एक साझा एक रणनीति बनाई जा सकती है कि किस प्रकार से जो हमारी सांस्कृतिक धरोहर हैं उनका किस प्रकार से संवर्धन किया जा सकता है और उसका किस प्रकार से संरक्षण किया जा सकता है। इसमें तकनीक किस प्रकार से सहयोगी हो सकती है और वो जो आगामी जो आर्थिक अर्थव्यवस्था से उसको जोड़ने की जो बात है वो भी एक रणनीति इसमें बनाने की कोशिश की जा रही है। तो एक साझा एक मसौदा तैयार करने की कोशिश है यहाँ पर जया, और एक मिलकर के एक विकसित जो संस्कृतियाँ हैं उनको किस प्रकार से हम आपस में साझा कर सकते हैं, एक दूसरे की जो विशेषताएं हैं उनको साझा कर सकते हैं और किस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। जो वसुधैव कुटुंबकम की भावना जो भारत ने पूरे विश्व में फैलाई है उसको एक चरितार्थ करने की कोशिश यहाँ पे की गई है। भारत ने अपने जो सांस्कृतिक जो पहलू हैं उनको बताने की कोशिश की है और साथ ही साथ ये बताने का भी एक संदेश देने की भी कोशिश की है कि भारत का जो उद्देश्य है वो ये है कि सभी जो विश्व है वो एक सूत्र में बंधे और वो आगे विकास के लिए एक साझा रणनीति जो है वो तैयार कर सके। बिल्कुल चंद्रशेखर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। और आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। दक्षिण अफ्रीका के सफल दौरे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पहुंचेंगे ग्रीस। दोनों देशों के बीच आज होगी शिष्टमंडल स्तरीय वार्ता। द्विपक्षीय संबंधों की मजबूती पर होगा जोर। प्रधानमंत्री आज एथेंस में बिजनेस लीडर से करेंगे मुलाकात। भारतवंशियों को भी करेंगे संबोधित। 40 साल में ग्रीस की यात्रा पर जाने वाले पहले भारतीय पीएम हैं नरेंद्र मोदी। नई दिल्ली में आज से शुरू होगा बिजनेस 20 शिखर सम्मेलन। पहले दिन 7 सत्र किए जाएंगे आयोजित। व्यापार और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे अहम मुद्दों पर होगा फोकस। जयपुर में G20 व्यापार और मंत्री स्तरीय बैठक और वाराणसी में G20 संस्कृति कार्य समूह की चौथी बैठक आज हो रही है संपन्न। बैठकों में निवेश और सांस्कृतिक धरोहर सहित कई विषयों पर मंथन। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फुलटन काउंटी जेल में किया सरेंडर। ट्रंप पर चुनाव में धोखाधड़ी का है आरोप। मुचलके पर हुए रिहा। और विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा आज क्वालिफायर मैच से करेंगे अपने अभियान की शुरुआत। वहीं पहली बार विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में हिस्सा ले रहे मनु डीपी और किशोर जेना की फाइनल में जगह बनाने पर होगी नजर। और अब बात अखबारों की सुर्खियों की। तो अखबारों की सुर्खियां जाने के लिए सीधे रुख करते हैं संध्या का। गुड मॉर्निंग संध्या, क्या है खास आज अखबारों में? जी गुड मॉर्निंग। आज के अखबारों की सुर्खियों की शुरुआत कर लेते हैं ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की महत्वपूर्ण खबर के साथ। तो आज के अखबारों की ये सुर्खियां हैं। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के 6 नए भारत के जो मित्र देश हैं वो सदस्य होंगे। 1 जनवरी से ये सभी देश 6 जो अन्य देश हैं वो सदस्य बन जाएंगे। ये खबर महत्वपूर्ण है और हेडलाइन के साथ प्रकाशित की गई है। यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक नेताओं के साथ बैठक भी की, बातचीत भी की। इन सभी बातों को आज अखबारों ने प्रमुखता के साथ लिया है।
ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से ही जुड़ी हुई एक और खबर है। तो आपको याद होगा कि कोर कमांडर स्तरीय वार्ता हुई थी पिछले दिनों 14 और 15 अगस्त को 19वें दौर की ये वार्ता थी और इसके बाद से ही लगातार ये कयास लगाए जा रहे थे, संभावना जताई जा रही थी कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात चीनी राष्ट्रपति से होगी या नहीं होगी। तो आज इस खबर को प्रमुखता के साथ लिया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात हुई है, बात हुई है। शिखर सम्मेलन की इस वार्ता के इतर ये बातचीत हुई है और उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट किया है कि चीन सैनिकों की जो तैनाती है वो तनाव घटाने के लिए तैयार है और अगर पूर्वी लद्दाख की जो सीमा है, जो LAC है, अगर वहाँ पर जब तक इस तरह के हालात को नहीं घटाया जाएगा तब तक मित्र देशों की बात नहीं हो पाएगी। तो इस तरह से ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की जो ये खबर है और चीनी राष्ट्रपति के साथ जो कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात हुई उसको लेकर के ये बात प्रमुखता के साथ उठाई गई है। अगली खबर की बात कर लेते हैं तो ये है चंद्रमा पर चंद्रयान की सैर की। तो आज एक रोमांच भरी एक खबर है जिसे रोवर प्रज्ञान ने अब चंद्रमा की सैर शुरू कर दी है। इसे इसरो ने कल ट्वीट करके भी बताया और बताया कि अब रोवर ने जो है अपने काम की शुरुआत कर दी है और लगातार वहां से तस्वीरें भेजी जा रही है। इसी से जुड़ी हुई एक और खबर है चंद्रयान से ही जुड़ी हुई। तो जैसा कि कल DD न्यूज़ ने भी बताया कि विश्व भर से चंद्रयान की सफलता के बाद बधाइयों का सिलसिला शुरू हुआ, शुभकामनाएं मिली भारत देश को, भारत के वैज्ञानिकों को और भारत के नेतृत्व को। तो आज इस खबर को भी हेडलाइन के साथ अखबार ने लिया है कि विश्व भर से भारत को बधाइयां मिली हैं और ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाने में निश्चित तौर पर एक सफलता का महत्वपूर्ण पायदान है। बात कर लेते हैं एक और खबर की। तो ये G20 से जुड़ी हुई है। तो कल जयपुर में G20 बैठक हो रही थी और जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने यहाँ पर ये बताया कि वैश्विक चुनौतियों ने विश्व की अर्थव्यवस्थाओं की परीक्षा ली थी, लेकिन इस परीक्षा में व्यापार और वैश्वीकरण ने करोड़ों लोगों को अत्यधिक गरीबी से बाहर निकाला है। तो इस बात का यहाँ पर जिक्र किया गया। साथ ही प्रधानमंत्री के संबोधन के और भी बिंदुओं के साथ इस खबर को प्रकाशित किया गया है। और अब बात कर लेते हैं G20 की राजधानी में होने वाली बैठक की तैयारियों को लेकर के। तो दिल्ली लगभग तैयारियों को लेकर के सज धज रही है और पुख्ता इंतजामात भी हैं। तो ये खबर भी आज हेडलाइन के साथ अखबारों में है। कॉलेजों में किस तरह से सांस्कृतिक कार्यक्रम इस G20 को लेकर के आयोजित किए जाएंगे, इसका एक पूरा खाका तैयार किया गया है और इसे आज हेडलाइन के साथ अखबार ने लिया है। एक और खबर है कि G20 के जो प्रमुख स्थल होंगे वहां पर महिला कमांडर्स 19 जिन्हें अलग से प्रशिक्षित किया गया है उन्हें तैनात किया जाएगा। तो ये भी खबर आज प्रमुखता के साथ है अखबारों में और ये भी बताया गया है कि विपरीत हालातों से निपटने के लिए इन महिला कमांडर्स को अलग से तैयार किया गया है, रिहर्सल की गई है, जिसकी कल रिहर्सल भी हुई है। एक और खबर की बात कर लेते हैं जो रक्षा क्षेत्र से जुड़ी हुई है। तो भारतीय वायुसेना में दक्षता को बढ़ाने के लिए कल 7,800 करोड़ रुपए के रक्षा सौदों को मंजूरी दी गई है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में। ये खबर महत्वपूर्ण है भारत के लिहाज से, रक्षा के लिहाज से और सुरक्षा के लिहाज से। अब बात कर लेते हैं एक सुकून भरी। तो मध्य प्रदेश का जो इंदौर शहर है वो लगातार 6 बार स्वच्छता का खिताब जीत चुका है और कल यहाँ पहला साफ और स्वच्छ वायु के अवार्ड में भी इंदौर ने पहला स्थान हासिल किया है। ये एक सुकून भरी खबर है। और दूसरे स्थान पर आगरा रहा है। तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने कल लिस्ट जारी की है जिसमें पहले पायदान पर इंदौर शहर रहा है। और बात कर लेते हैं खेल जगत से जुड़ी हुई। तो प्रज्ञानंदा ने फीडे विश्व कप में भले ही जीत दर्ज नहीं कराई हो, लेकिन फिर भी वो कैंडिडेट टूर्नामेंट में जगह बनाने में सफलता पाए हैं और इस खबर को इसीलिए आज हेडलाइन के साथ लिया गया है कि प्रज्ञानंदा ऐसे दूसरे खिलाड़ी होंगे शतरंज के क्षेत्र में जो इस टूर्नामेंट में जिन्होंने जगह बनाई है। और अब बात कर लेते हैं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की। तो कल राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की भी घोषणा की गई है जिसमें गंगूबाई और मिमी
के शानदार अभिनय को देखते हुए इन्हें अवार्ड मिला है और अन्य कलाकारों को भी कल राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में उनकी अलग अलग विधाओं को लेकर के पुरस्कृत किया गया है। और सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने सभी कलाकारों को बधाइयां दी हैं, सभी विजेता कलाकारों को बधाइयां दी है। बिल्कुल संध्या, बहुत बहुत धन्यवाद आपका अखबारों की सुर्खियों को समेटने के लिए और हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और अब वक्त हो चला है दुनिया भर की कुछ खास खबरें फटाफट अंदाज में देखने का। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर चुनावी धोखाधड़ी मामले में कानूनी शिकंजा कसता जा रहा है। ट्रंप चुनावी धांधली मामले में सरेंडर करने के लिए आज जॉर्जिया जेल पहुंचे और कल वो पहुंचे और उनको गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि कुछ देर बाद ट्रंप को बॉन्ड पर रिहा कर दिया गया। फुलटन काउंटी जेल में ऐतिहासिक रूप से पहली बार एक पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति का मग शॉट लिया गया। ट्रंप ने गिरफ्तारी के बाद और फुलटन काउंटी जेल से बॉन्ड पर रिहा होने के बाद पत्रकारों से कहा कि मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। ट्रंप को इस महीने की शुरुआत में राज्य के एंटी रैकेटियरिंग अधिनियम और अन्य अपराधों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया था। गुरुवार को ही ट्रंप के शासनकाल में व्हाइट हाउस के चीफ ऑफ स्टाफ रहे मार्क मीडोज ने चुनावी धांधली मामले में जॉर्जिया में जेल अधिकारियों के सामने सरेंडर किया। डोज पर जॉर्जिया में चुनाव परिणाम पलटने की साजिश रचने का आरोप है। जापान फुकुशिमा दाइची परमाणु संयंत्र से संशोधित रेडियो एक्टिव जल को प्रशांत महासागर में छोड़ने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। यह परमाणु संयंत्र जापान में मार्च 2011 में आए भीषण भूकंप और सुनामी से लगभग तबाह हो गया था। जापान के मछुआरा समुदाय ने इस योजना का ये कहते हुए विरोध किया था कि इससे सी फूड का व्यापार काफी प्रभावित होगा। चीन और तथा दक्षिण कोरिया ने भी इस योजना पर शंका जताई थी। इसे राजनीतिक तथा राजनयिक मुद्दा भी बनाया था। मॉस्को के वुनुकोवो और डोमोडेडोवो हवाई अड्डों से शुक्रवार सुबह उड़ानों को निलंबित कर दिया गया है। जानकारी के मुताबिक इससे पहले रूस के तुला और कलुगा क्षेत्रों में रहने वाले लोगों ने रात में हुए विस्फोटों के संबंध में सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था। बता दें कि मंगलवार और बुधवार को भी यूक्रेनी ड्रोन हमलों के बाद कुछ देर के लिए उड़ानों को बाधित किया गया था। सत्तारूढ़ सोशलिस्ट पार्टी के प्रभुत्व वाली वेनेजुएला की नेशनल असेंबली ने गुरुवार को एल्विस अमोरोसो को नेशनल इलेक्टोरल काउंसिल का प्रमुख नियुक्त किया। अमोरोसो ने पेड्रो कैलाजार्डिला की जगह ली है। इन्होंने सीएनई के अन्य 7 निदेशकों के साथ जून में इस्तीफा दे दिया था। अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स में गुरुवार सुबह आग से बचने के लिए एक महिला केबल से लटक गई। आग शहर में एक 3 मंजिला इमारत में दूसरी मंजिल पर लगी थी। जानकारी के मुताबिक हादसे में महिला 70% जल चुकी थी। उसके सिर पर भी चोटें आई थीं। उसे उपचार के लिए स्थानीय अस्पताल ले जाया गया था। और यहाँ रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होते हैं। होंगे बच्चे स्वस्थ भले फूलेगा बचपन, इन्हें पिलाओ मुगली घुट्टी 555। ब्रेक के बाद स्वागत है और आइए बात कर लेते हैं कारोबार जगत की। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आज कंस्ट्रक्शन उद्योग में नए और उभरते बिल्डिंग मटेरियल टेक्नोलॉजी को अपनाने के लिए एक सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। इस सम्मेलन का उद्घाटन केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी करेंगे। इस दौरान आवास और शहरी मामलों के राज्य मंत्री श्री कौशल किशोर भी उपस्थित रहेंगे। अगले महीने यानी सितंबर में बैंकों ने 16 दिन कामकाज नहीं होगा। बैंकों में 4 रविवार और 2 शनिवार यानी 6 दिन बैंक बंद रहेंगे। वहीं अलग अलग जगहों पर अलग अलग कारणों से 10 दिन बैंकों में काम नहीं होगा। भारत में पिछले 7 वर्षों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में स्किल का हवाला देने वाले लिंक्डइन प्रोफाइल की संख्या 14 गुना बढ़ गई है। इसी के साथ टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में सबसे तेजी से बढ़ती प्रतिभा के साथ भारत दुनिया के टॉप 5 देशों में शामिल हो गया है।
लिंक्डइन के पहले फ्यूचर ऑफ वर्क स्टेट ऑफ वर्क एआई के अनुसार भारत, सिंगापुर, फिनलैंड, आयरलैंड और कनाडा में एआई स्किल अपनाने की दर सबसे तेज है। अमूल को ब्रांड फाइनेंस फूड एंड ड्रिंक रिपोर्ट 2023 की ओर से दुनिया के सबसे मजबूत डेयरी ब्रांड के रूप में स्थान दिया गया है। रिपोर्ट के अनुसार अमूल को न केवल विश्व स्तर पर सबसे मजबूत डेयरी ब्रांड के रूप में स्थान दिया गया है, बल्कि प्रसिद्ध अमेरिकी चॉकलेट ब्रांड हर्शे के साथ दुनिया भर में दूसरा सबसे मजबूत खाद्य ब्रांड पाया गया है। और कारोबार के बाद अब खबरें खेल जगत से। हंगरी के बुडापेस्ट में चल रहे विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में आज ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा अपने अभियान की शुरुआत करेंगे। आज खेले जाने वाले क्वालिफिकेशन राउंड में नीरज के साथ साथ भारत के मनु डीपी और किशोर जेना फाइनल में जगह बनाने के इरादे से मैदान पर उतरेंगे। क्वालिफिकेशन राउंड टॉप 12 में रहने वाले एथलीटों को फाइनल में जगह मिलेगी। प्रतियोगिता का फाइनल मैच 27 अगस्त को खेला जाएगा और इस चैंपियनशिप के पिछले संस्करण में नीरज चोपड़ा को रजत पदक से संतोष करना पड़ा था और इस बार नीरज से स्वर्ण पदक की उम्मीद जताई जा रही है। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप के पुरुष एकल स्पर्धा के क्वार्टर फाइनल में आज भारत के एच एस प्रणॉय का सामना डेनमार्क के विक्टर एक्सेल्सन से होगा। वहीं पुरुष युगल स्पर्धा के क्वार्टर फाइनल में चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज की भारतीय जोड़ी आज डेनमार्क की जोड़ी के सामने अपनी चुनौती पेश करेगी। भारत की ट्रैप निशानेबाज राजेश्वरी कुमारी ने पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए कोटा हासिल किया। राजेश्वरी ने बाकू में चल रहे ISSF शूटिंग विश्व कप के महिला ट्रैप इवेंट में 5वें स्थान पर रहकर ओलंपिक का टिकट कटाया। उन्होंने स्पर्धा में कुल 19 अंक हासिल किए और ट्रैप इवेंट में ओलंपिक कोटा हासिल करने वाली भारत की दूसरी महिला निशानेबाज बनी। नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब के डूरन कप के सेमीफाइनल में अपनी जगह बना ली है। इंडियन आर्मी फुटबॉल क्लब के खिलाफ खेले गए मुकाबले को नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने 1-0 से अपने नाम करके सेमीफाइनल में प्रवेश किया। मुकाबले में एकमात्र गोल नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड की तरफ से फाल्गुनी सिंह के दूसरे हाफ के 91वें मिनट में किया गया। हालांकि मैच के दौरान भारतीय सेना की टीम ने पूर्वोत्तर के इस क्लब पर काफी दबाव बनाया, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली और मैच गंवा दिया। और आइए अब बात करते हैं चेस स्ट्रैटेजी पगानंदा की। जी हां, नॉर्वे के मैक्सन कार्लसन ने फीडे विश्व कप का खिताब जीत लिया है और इस संघर्षपूर्ण फाइनल में कार्लसन ने भारत के आर प्रगनानंदा को हराने में सफलता पाई। कार्लसन ने आर प्रगनानंदा को टाई ब्रेकर में शिकस्त दी। ये पहला मौका है जब कार्लसन ने फीडे विश्व कप का खिताब अपने नाम किया है, लेकिन उन्हें कड़ी टक्कर दी प्रगनानंदा ने। तमिलनाडु के रमेश बाबू प्रगनानंदा ने महज 18 साल की उम्र में वह कर दिखाया जिसका सपना हर कोई रखता है, लेकिन साकार करना मुश्किल होता है। प्रगनानंदा भले ही फीडे विश्व कप का खिताब जीतने से रह गए हों, लेकिन इतिहास तो इस युवा ग्रैंड मास्टर ने रच ही दिया। दरअसल प्रगनानंदा का मैग्नस कार्लसन के साथ खिताबी मुकाबला बेहद संघर्षपूर्ण रहा। इन दोनों खिलाड़ियों के बीच क्लासिकल के पहले दोनों मैच बराबरी पर समाप्त हुए। टाई ब्रेकर के पहले गेम में कार्लसन ने जीत हासिल की। संघर्षपूर्ण फाइनल में कार्लसन ने भारत के आर प्रगनानंदा को हराने में सफलता पाई, लेकिन जिस अंदाज के साथ भारतीय ग्रैंड मास्टर ने अपने खेल को सामने रखा, वो युवाओं के लिए किसी प्रेरणा से कम नहीं रहा। कार्लसन जैसे मंझे हुए खिलाड़ी को फाइनल में चुनौती देना ही अपने आप में खास रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवा ग्रैंड मास्टर आर प्रगनानंदा के फीडे विश्व कप में शानदार प्रदर्शन पर खुशी जताई। उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से बधाई देते हुए कहा, फीडे विश्व कप में प्रगनानंदा के शानदार प्रदर्शन पर हमें गर्व है। उन्होंने फाइनल में असाधारण कौशल का प्रदर्शन किया और फाइनल में मैग्नस कार्लसन को कड़ी चुनौती दी। ये कोई छोटी बात नहीं है। आगामी प्रतियोगिताओं के लिए शुभकामनाएं। वैसे प्रगनानंदा विश्वनाथन आनंद के बाद विश्व कप फाइनल में पहुंचने वाले दूसरे भारतीय रहे। उन्होंने 2024 कैंडिडेट्स में भी अपनी जगह पक्की कर ली। बॉबी फिशर और मैग्नस कार्लसन के बाद कैंडिडेट्स टूर्नामेंट के लिए क्वालिफाई करने वाले प्रगनानंदा तीसरे सबसे युवा खिलाड़ी हैं।
18 साल के रमेश बाबू प्रगन्नानंदा को बचपन से ही खेल से बेहद लगाव रहा है। उन्होंने 3 साल की उम्र से ही शतरंज खेलना शुरू कर दिया था। अपने इसी जुझारूपन से उन्होंने 2013 में विश्व युवा शतरंज चैंपियनशिप अंडर 8 का खिताब जीता, जबकि 7 साल की उम्र में इस जीत ने उन्हें फीडे मास्टर का खिताब दिलाया। उनकी जीत का सिलसिला 2016 में भी देखने को मिला, जब वो 10 साल की उम्र में इतिहास में सबसे कम उम्र के अंतर्राष्ट्रीय मास्टर बन गए। निश्चित रूप से प्रगन्नानंदा भले ही फाइनल मुकाबला हार गए हों, लेकिन उन्होंने शतरंज के विश्व पटल पर देश की धूम मचा दी है, जो इस खेल में भारत के बढ़ते प्रभाव को सामने रखती है। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। और फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक के बाद होंगी सिनेमा से जुड़ी खबरें। आप जुड़े रहिए जीटी न्यूज के साथ। 20,000। 10। ओके। दोनों? नो 10 का 1। इतना कैश नहीं है। कोई बात नहीं, हम यूपीआई भी लेते हैं। मेरा पेमेंट ऐप अलग है। कहीं जूते वापस मिलने की जगह जूते पड़ न जाए। ऐप दूसरा हो या तीसरा, चाहिए बस यूपीआई। आपका मोबाइल नंबर ही बन सकता है आपका यूपीआई नंबर, और अब किसी भी पेमेंट ऐप से कोई भी पेमेंट ऐप पर यूपीआई चलेगा। You got to be careful. बारिश है, सड़कें बदलेंगी। Switch to CEAT. बेटा change soon. It's monsoon. सेवा, सहयोग और समर्पण की भावना से आजादी के बाद पहली बार उपेक्षित वनटांगिया समाज की उन्नति का मार्ग प्रशस्त हुआ है। वर्ष 2017 में वनवासियों को सड़क, शिक्षा, चिकित्सा, राशन कार्ड, शौचालय, पक्के आवास, बिजली, सोलर लाइट, पेयजल जैसी मूलभूत सुविधाएं मिली हैं। वन ग्रामों को राजस्व ग्राम का दर्जा और वनवासियों को जमीनों का मालिकाना हक मिलने से इनकी जीवन शैली में बड़ा बदलाव आया है। दशकों से दबी हुई आशाओं और भावनाओं को पंख लगे हैं। वनवासियों के प्रति माननीय मुख्यमंत्री जी का समर्पण भाव इसी से पता चलता है कि वह दीपावली का पर्व वन ग्राम में ही मनाते हैं, जिससे वनवासियों का उल्लास और उमंग देखते ही बनती है। करके दिखाए जो, डबल इंजन की सरकार है वो। ब्रेक के बाद स्वागत है और आइए अब जल्दी नजर डालते हैं सिने जगत की खबरों पर। वर्ष 2021 में 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा हुई है। साल 2021 में 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के लिए 28 भाषाओं की 280 फिल्मों की एंट्री आई। इनमें फीचर फिल्म में 31, गैर फीचर में 24 और सिनेमा की स्क्रिप्ट राइटिंग में 3 कैटेगरी हैं। और नेशनल फिल्म अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार रॉकेटरी द नाम्बी इफेक्ट को मिला। इस फिल्म में एक्टिंग से लेकर राइटिंग और डायरेक्शन तक सब कुछ आर माधवन ने किया। फिल्म पुष्पा द राइज में शानदार अभिनय के लिए अल्लू अर्जुन ने जीता सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार। और फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी में शानदार अभिनय के लिए आलिया भट्ट को और मिमी फिल्म में बेहतरीन अभिनय के लिए कृति सनन को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला। और बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का पुरस्कार पंकज त्रिपाठी को फिल्म मिमी के लिए मिला है। पल्लवी जोशी को फिल्म द कश्मीर फाइल्स के लिए मिला सर्वश्रेष्ठ सह अभिनेत्री का पुरस्कार। कश्मीर फाइल्स को राष्ट्रीय एकता पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए नरगिस दत्त पुरस्कार के लिए चुना गया, जबकि विक्रम बत्रा के जीवन पर आधारित फिल्म शेरशाह ने विशेष जूरी पुरस्कार हासिल किया। बेस्ट हिंदी फिल्म का पुरस्कार सरदार उधम सिंह को, बेस्ट गुजराती फिल्म के लिए छेलो शो, बेस्ट कन्नड़ फिल्म का पुरस्कार 777 चार्ली, जबकि समांतर बेस्ट मैथिली फिल्म चुनी गई है। बेस्ट एक्शन डायरेक्शन, बेस्ट कोरियोग्राफी और बेस्ट स्पेशल इफेक्ट्स के लिए फिल्म आरआर को मिला पुरस्कार।
और बॉक्स ऑफिस पर भी फिल्मों की ताबड़तोड़ कमाई जारी है। फिल्म गदर 2 घरेलू बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने 420 करोड़ रुपए कमा लिए हैं। वर्ल्ड वाइड भी गदर 2 की कमाई जारी है। आयुष्मान खुराना और अनन्या पांडे स्टारर फिल्म ड्रीम गर्ल 2 आज रिलीज हो रही है। फिल्म के निर्देशक राज शांडिलिया हैं। रिलीज से पहले बम्पर एडवांस बुकिंग से निर्माता बेहद खुश। अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी की फिल्म हडी 7 सितंबर को OTT प्लेटफॉर्म ZEE5 पर रिलीज होगी। हडी का निर्देशन अक्षत अजय शर्मा ने किया है। शिल्पा शेट्टी अभिनीत फिल्म सुखी 22 सितंबर को देश भर के सिनेमाघरों में रिलीज होगी। सुखी का निर्देशन सोनल जोशी ने किया है। कांतारा के मेकर्स अब फिल्म के प्रीक्वल पर काम कर रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बार कांतारा 2 के नाम से बन रही प्रीक्वल का बजट फिल्म के मुकाबले 7 गुना बड़ा है। फिल्म का बजट 125 करोड़ होने का अनुमान है। और दिल्ली के 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा हुई है, जिसमें द कश्मीर फाइल्स का जलवा देखने को मिला। फिल्म में राष्ट्रीय एकता श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के लिए नरगिस दत्त पुरस्कार जीता है। तो इस जीत पर निर्देशक विवेक अग्निहोत्री ने कहा कि ये फिल्म आतंकवाद पीड़ितों की आवाज है। तो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में उधम सिंह से लेकर RR और कश्मीर फाइल्स ने यहां पर बड़ी जीत हासिल की है। और आइए अब बात कर लेते हैं एक खूबसूरत पहल की। लकड़ी के खिलौने तथा अन्य कलात्मक चीजों ने भी बनारस की ख्याति को बढ़ाया है। कहते हैं कि बनारस की काष्ठकला आधुनिक या केवल 200-400 वर्ष पुरानी परंपरा नहीं है, बल्कि यह तो राम राज्य से भी पहले से चली आ रही है। पहले बनारस में केवल बच्चों के खिलौने और सिंदूरदान बनाए जाते थे, लेकिन आजकल बहुत सी तरह की चीजें बनने लगी हैं। यहाँ बने सामानों की भारत के अलावा विदेशों में भी अच्छी खासी मांग है। आइए आपको मिलवाते हैं कुछ ऐसे कारीगरों से जो काष्ठकला के जरिए नए भारत की नई तस्वीर पेश कर रहे हैं। कलाकार की अपनी अलग ही दुनिया होती है और कल्पना की इस छोटी सी दुनिया में होते हैं ना जाने कितने सपने। अपनी सोच और कल्पना को कला के जरिए अभिव्यक्त करता है कलाकार। और कुछ इसी तरह वाराणसी में काष्ठ कलाकार अपनी कला के जरिए नए भारत की नई तस्वीर प्रस्तुत कर रहे हैं, जो लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। यह लकड़ी का नया संसद भवन, जिसे यहाँ के खिलौना कारीगरों ने तैयार किया है। अभी तो हमने जो है संसद भवन का जो अभी नया निर्माण हुआ है उसी को हमने पेंट किया है, उसका अभी पॉलिश किया है, उसको मैंने फिनिशिंग हम लोगों ने किया है। वाराणसी के खोजवा इलाके के कश्मीरगंज को लकड़ी के खिलौने बनाने के लिए जाना जाता है। यहाँ के अधिकतर घरों में लकड़ी के परंपरागत खिलौने बनाने का काम होता है। लकड़ी के काम से जुड़े ये युवा अब नई नई चीजों का समावेश अपनी कला में कर रहे हैं। अब तक इनके द्वारा बनाए गए 15 मॉडलों को खरीदा भी जा चुका है। ये प्रेरणा जी नरेंद्र मोदी जी का है, जो हमारे PM है। उन्होंने नया संसद भवन का उद्घाटन किया, जो कि उससे हमें ये ऑर्डर मिला कि आपको मोमेंटो के रूप में संसद भवन बनाने हैं, जो कि 15 पीस का ऑर्डर मिला था, जो कि 48 घंटे में हमने और मेरे पिताजी श्री रामेश्वर सिंह और मार्गदर्शन से डॉक्टर रजनीकांत जी का उसमें हुआ कि हम लोग ने उसको तैयार करके उसको 15 पीस पूरे 26 बाई 16 इंच में बना के भेजा गया। सिर्फ इतना ही नहीं, इन कारीगरों ने काष्ठकला से बने राम मंदिर, बुलडोजर, विश्वनाथ मंदिर के मॉडल भी तैयार किए हैं, जो लोगों को खूब पसंद आ रहे हैं। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए वाराणसी से दीपक गुप्ता की रिपोर्ट, DD न्यूज। और आइए अब बात कर लेते हैं सेहत की।
विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस ने कहा कि गैर संचारी रोग को लेकर भारत की नीतियां सराहनीय हैं। भारत ने हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के जरिए गैर संचारी रोगों की जांच और इलाज के लिए जो मुहिम छेड़ी है उसका असर दिख रहा है। उन्होंने दूसरे देशों को भी इस नीति को अपनाने की सलाह दी है। देश में 1.5 लाख से ज्यादा हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर हैं जहां टेलीमेडिसिन की भी सुविधा है। पेश है खास रिपोर्ट। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस ने गैर संचारी रोगों को लेकर भारत की नीतियों की सराहना की है। सोशल मीडिया पर उन्होंने लिखा कि उच्च रक्तचाप और मधुमेह रोगियों तक इलाज पहुंचाने के लिए भारत ने जो लक्ष्य रखा है वह काफी सराहनीय है। साल 2025 तक भारत 7.5 करोड़ रोगियों को उपचार उपलब्ध कराएगा और अब तक 1 करोड़ से अधिक रोगियों तक इलाज पहुंचाने में सफलता हासिल हुई है। उन्होंने दूसरे देशों को सलाह देते हुए कहा कि भारत की तरह वो भी गैर संचारी रोग के खिलाफ अभियान चला सकते हैं, क्योंकि पूरी दुनिया में इन बीमारियों का दायरा काफी तेजी से बढ़ रहा है। डॉक्टर टेड्रोस ने कहा कि स्वास्थ्य क्षेत्र में पीएम मोदी का नेतृत्व ऐतिहासिक है। राजनीतिक इच्छा के जरिए हम बीमारियों के साथ लड़ाई में निश्चित ही जीत हासिल कर सकते हैं। साथ ही विश्व स्वास्थ्य संगठन की दक्षिण एशिया की क्षेत्रीय महानिदेशक डॉक्टर पूनम क्षेत्रपाल सिंह ने कहा कि भारत ने जो 1.5 लाख हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनाए हैं वो एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत 1.5 लाख हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के जरिए गैर संचारी रोग से बचाव के लिए हर संभव कदम उठा रहा है। देश भर के हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में अब तक 41 करोड़ लोगों की हाइपरटेंशन की जांच, 36 करोड़ से अधिक लोगों की डायबिटीज की जांच, 24 करोड़ से अधिक लोगों की मुंह के कैंसर की जांच, 11 करोड़ से अधिक महिलाओं की ब्रेस्ट कैंसर की जांच, करीब 8 करोड़ महिलाओं की सर्वाइकल कैंसर की जांच हुई है। पीएचसी स्तर पर हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में 171 तरह की दवाइयां, एसएचसी स्तर पर हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर 105 तरह की दवाएं मिलती हैं। देश में 50 करोड़ हेल्थ आई कार्ड बन गए हैं और ये एनसीडी पोर्टल से जुड़ भी गए हैं। साथ ही अब तक 15 करोड़ लोग ई संजीवनी के जरिए टेलीमेडिसिन से इलाज की सुविधा ले चुके हैं। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर न केवल लोगों को उनके घर के पास इलाज की सुविधा उपलब्ध करा रही है, बल्कि ये मॉडल दुनिया भर में लोकप्रियता भी हासिल करती जा रही है। केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे को बेहतर करने, मानव संसाधन के विकास, जल्द से जल्द बीमारी की जांच हो, इसके लिए जांच की व्यवस्था के साथ और कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। सरकार हेल्थ फॉर ऑल के लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रतिबद्ध है। नितेंद्र सिंह, डीडी न्यूज, दिल्ली। और इसी के साथ वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे हमारे खास सेगमेंट योगा के। आप जुड़े रहिए डीडी न्यूज के साथ। You got to be careful. बारिश है, सड़कें बदलेंगी। Switch to Seat. बेटा change soon. It's monsoon. 20,000। 10। ओके। दोनों? नो 10 का 1। इतना कैश नहीं है। कोई बात नहीं, हम यूपीआई भी लेते हैं। मेरा पेमेंट ऐप अलग है। कहीं जूते वापस मिलने की जगह जूते पड़ न जाए। ऐप दूसरा हो या तीसरा, चाहिए बस यूपीआई। आपका मोबाइल नंबर ही बन सकता है आपका यूपीआई नंबर। और अब किसी भी पेमेंट ऐप से कोई भी पेमेंट ऐप पर यूपीआई चलेगा। और ब्रेक के बाद स्वागत है और अब बात हमारे खास सेगमेंट योग रखे निरोग की। योग सूत्र की श्रृंखला में आज हम बात करते हैं घूर्णिका मुद्रा की। तो चलते हैं आचार्य प्रतिष्ठा जी के पास और सीखते हैं कैसे करते हैं घूर्णिका मुद्रा। साथ ही घूर्णिका मुद्रा से होने वाले सभी लाभों के बारे में भी जानेंगे। आज हम जानते हैं एक ऐसी मुद्रा जो हमारे ओवरऑल हेल्थ, विशेष रूप से हमारे पैंक्रियाज के लिए बहुत लाभकारी है, हमारे लीवर की वर्किंग के लिए बहुत लाभकारी है और पेट से जुड़ी हुई सारी समस्याओं में बहुत लाभकारी है और विशेष रूप से हमारे प्रजनन अंग, हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को और उनकी हेल्थ को स्वस्थ रखती है। ये है घूर्णिका मुद्रा।
घूर्णिका मुद्रा प्रत्येक व्यक्ति कर सकता है, बस जिनको लोअर बैक पेन में प्रॉब्लम है वो इसे वज्रासन में करेंगे, बाकी सब इसे क्रॉस लेग्ड पोजीशन में कर सकते हैं। आप पद्मासन में बैठ जाएंगे और जो पद्मासन में नहीं बैठ सकते वो अर्ध पद्मासन में या फिर सुखासन में भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। अपने दोनों हाथों को अपने दोनों घुटनों पर टिका लेना और फिर सांस छोड़ते हुए आगे झुकना, इस तरह से जितना आगे झुक सकते हैं। यानी हम तो यहाँ माथा भी लगा लेंगे पर ये नहीं आपको करना, चेहरा सामने रखना है और इस स्थिति में आ जाना है। और यहाँ से हम सर्कुलर मूवमेंट देंगे, लेफ्ट, पीछे, जितना पीछे जा सकते हैं उतना पीछे, राइट, और फिर से सामने। ये यहाँ करते करते आपको अपने पैंक्रियाज पर इफेक्ट फील होगा, लीवर पर इफेक्ट फील होगा, अपने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पर इफेक्ट फील होगा। एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, पूरा चक्र बनाना, फिर से क्लॉकवाइज, और यहाँ आकर फिर से एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। यहाँ आकर रुकेंगे थोड़ी देर, गर्दन सामने, और फिर धीरे से वापस आ जाएंगे। हाथों को ढीला छोड़ देंगे, 3 बार लंबा गहरा सांस लेंगे। इस पूरे हिस्से में खिंचाव को महसूस करेंगे और फिर धीरे से आंखें खोल देंगे। घूर्णिका मुद्रा का नियमित अभ्यास हमें अनेकानेक रोगों से दूर रखता है। आप प्रतिदिन घूर्णिका मुद्रा का अभ्यास करें, हमारा कार्यक्रम देखते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें और किसी परेशानी से नहीं त्रस्त रहें। तो योग को जरूर शामिल करें अपनी दिनचर्या में। और आइए नया सवेरा में बात कर लेते हैं मौसम की। हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों के लिए आज भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक आज पंजाब, हरियाणा के अलावा दिल्ली, एनसीआर और उत्तर प्रदेश और बिहार में हल्की बारिश देखने को मिल सकती है। बताया गया है कि पश्चिमी बंगाल के कुछ क्षेत्रों में आज भारी बारिश होने की संभावना है। हालांकि ज्यादातर क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश की बात भी कही जा रही है। वहीं पूर्वोत्तर के राज्यों में भी भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है। अगले 24 घंटों के दौरान बिहार सहित पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर के सिक्किम, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश संभव है। मौसम विभाग की माने तो मानसून की बारिश पूर्वी उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में भी कुछ स्थानों पर हो सकती है। और आइए विभिन्न शहरों के तापमान पर एक नजर डाल लेते हैं।
और मौसम के हाल के बाद एक बार फिर बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री के ग्रीस दौरे की। प्रधानमंत्री एथेंस पहुंच चुके हैं और एथेंस पहुंचने के बाद आज प्रधानमंत्री का ये 1 दिवसीय दौरा है। दक्षिण अफ्रीका के सफल दौरे के बाद जहां प्रधानमंत्री ने 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया, उसके बाद अब प्रधानमंत्री की ग्रीस यात्रा शुरू हुई है और इसी यात्रा से जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से एथेंस से शैलेंद्र मिश्र। शैलेंद्र, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब एथेंस पहुंच चुके हैं। आज एक प्रतिनिधि मंडल से वो मिलेंगे और उसके बाद जो आज का उनका दिन है बहुत ही टाइट शेड्यूल रहने वाला है। बताएं किस तरीके का माहौल है वहां पर। ये देखिए, निश्चित तौर पर यहाँ हम देख रहे हैं कि तमाम जो भारत के लोग यहाँ पर रहते हैं एथेंस में, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए जो जिस होटल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रुकेंगे उसके ठीक सामने खड़े हुए हैं, बहुत उत्साहित हैं। एथेंस जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं, यहाँ हम देख रहे हैं लोग मोदी मोदी के नारे लगा रहे हैं, प्रधानमंत्री के वेलकम करने के लिए प्ले कार्ड लेकर आए हैं और उत्साहित बहुत है। उनका कहना है कि 40 वर्ष बाद भारत के प्रधानमंत्री यहाँ पर आ रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर आ रहे हैं, इसको लेकर उत्साहित है। चंद्रयान की जो सफलता मिली है उसका धन्यवाद कर रहे हैं और भारत में जो विकास हो रहा है, भारत में जो उपलब्धियां, भारत नई नई उपलब्धियां हासिल कर रहा है, उसकी चर्चा कर रहे हैं। हम यहाँ कई जो एथेंस में रहने वाले भारतीयों से हम बात कर रहे हैं, वो बहुत उत्साहित है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उन्हें देखने का मौका मिलेगा। हम जानते हैं कि आज बहुत व्यस्त कार्यक्रम है प्रधानमंत्री का। प्रधानमंत्री जैसे ही होटल पहुंचेंगे उसके थोड़ी देर बाद यहाँ पर जो अज्ञात सैनिकों की समाधि है वहां जाएंगे, पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। यहाँ उसके बाद एथेंस में ग्रीस के राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे, प्रधानमंत्री से मुलाकात का कार्यक्रम है और उसके बाद प्रतिनिधि मंडल स्तर की बातचीत है। उसके बाद एक बयान भी जारी होना है और जो सबसे आखिरी में जो कार्यक्रम है भारतवंशियों के साथ मुलाकात करेंगे, संबोधन करेंगे, उस पर सभी की एक नजरें टिकी हुई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने को हम देख रहे हैं कि बहुत उत्साहित है लोग और सुबह से ही होटल के सामने एक बड़ी संख्या में भारत के लोग, भारतवंशी यहाँ हाथ में तिरंगा झंडा लिए हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए खड़े हुए हैं, प्ले कार्ड लिए हुए हैं। चंद्रयान की सफलता की बात कर रहे हैं कि कैसे चंद्रयान की सफलता भारत के खाते में दर्ज हुई है। तो निश्चित तौर पर हम देख रहे हैं कि बहुत महत्वपूर्ण मौका है, लम्हा है उनके लिए। बिल्कुल, तो ग्रीस दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी पहुंच रहे हैं और शैलेंद्र बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो बेहद महत्वपूर्ण भागीदार है ग्रीस भारत का और किस तरह से यूरोपीय संघ बाजार में गेटवे के तौर पर और भी मजबूती के साथ हम दोनों देशों के रिश्तों को में प्रगाढ़ता देख सकते हैं और गर्माहट देख सकते हैं। उसी की एक झलक आज देखने को मिलेगी जब प्रधानमंत्री वहां पहुंचेंगे। और आइए अब बात कर लेते हैं अपनी साप्ताहिक संस्कृत गीत प्रस्तुति की। जी भावना, तो इस कड़ी में आज आप सुनेंगे तू कहाँ ये बता गीत का संस्कृत संस्करण। गीतकार हसरत जयपुरी और संगीतकार सचिन देव बर्मन के इस गीत को मोहम्मद रफ़ी ने अपनी मधुर आवाज़ दी थी। तो आइए डीडी न्यूज़ के संस्कृत कार्यक्रम संस्कृत सेगमेंट में सुनते हैं तेरे घर के सामने फिल्म के इस गीत का संस्कृत वर्जन। हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार। और अगला कार्यक्रम आप देख सकते हैं इकोनॉमी टुडे हमारे सहयोगी अजय मिश्रा के साथ। नमस्कार। चपलावेला कृष्णं दृश्यं हि रम्यं छादितं आवीक्षणं मम उच्छ्वास जातं हृन्मे त्वं प्राणमे नोयाया त्वं हि क्वा एतद्वद एतन्मते रात्रिके हृन्मतं मे शृण्वयन्। हाँ जी हाँ, हृन्मतं मे शृण्वयन्।